दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोलकाता की कहानी सही मायने में हिंदुस्तान की कहानी है। कोलकाता की कहानी औद्योगिक क्रांति की कहानी है। कोलकाता की कहानी दुनिया के मजदूरों एक होकर नारे को लगाते हुए सत्ता परिवर्तन की कहानी है। कोलकाता की कहानी राजनीतिक शून्यता को संघर्ष के आश्रय भरने की कहानी। और कहते हैं कि अगर आपको चमक और सफाई देखनी है तो दिल्ली चले जाइए, अगर आपको शोहरत और रईसी देखनी है तो मुंबई चले जाइए, लेकिन किसी शहर की रूह को महसूस करना है तो आपको कोलकाता जाना होगा। और क्या वाकई आज प्रधानमंत्री जब कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने उस रूह को महसूस किया? पता नहीं किया, लेकिन आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही थी, जिस कलकत्ता को अभी आने वाले वक्त में दर्जनों रैलियां प्रधानमंत्री की देखनी है, उसकी शुरुआत आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड से जब हुई तो बहुत सारी स्थितियां कोलकाता की खुद ब खुद उभर कर सामने आ गई। कोलकाता कोई ऐसा शहर नहीं है जो अपने आप को चकाचौंध में डाल ले और हिंदुस्तान को अंधेरे में रहने दे। कोलकाता तो एक ऐसा शहर है जिसने खुद को अंधेरे में रखते हुए इस देश की आजादी की लड़ाई की व्याख्या अपने तौर पर की। और जब पूरा देश चकाचौंध में था, उस दिन भी कोलकाता अंधेरे में था जी। लेकिन प्रधानमंत्री जिस चकाचौंध को दिल्ली से उड़ान भरकर कोलकाता शहर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे, और आज उन्होंने जहां इस बात का जिक्र किया, यह जिक्र एक वक्त आंदोलन के साथ ही जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था, लेकिन पूरे देश के लिए किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ठिठक कर सहम कर सिर्फ बंगाल चुनाव को ही देख पाए जी। शब्द है आसोल परिवर्तन का। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की सत्ता के साथ उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ बंगाल में सिर्फ आसोल परिवर्तन का जिक्र कर रहे थे, और आसोल परिवर्तन के भीतर छुपे हुए जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, जिन मुद्दों का जिक्र किया, शायद ये आसोल परिवर्तन की जरूरत पूरे देश में है। और जब हमने इस बात का जिक्र किया कि कोलकाता तो हर परिस्थिति को देखते भोगते आया है, तो याद कीजिए आजादी के वक्त पूरे देश में जश्न था, चमक दमक थी, पार्लियामेंट भी सजा हुआ था। नेहरू रात के अंधेरे में जिस भाषण का पाठ कर रहे थे, जो फ्रीडम फॉर मिडनाइट था, उसको हर दुनिया के हर शख्स ने सुना था। लेकिन वह शख्स जिसने इस देश की आजादी के लिए पगडंडियों से एक बाईपास और एक्सप्रेस वे क्रिएट कर दिया था लोगों की भागीदारी के साथ, वो शख्स अंधेरे में था। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर बेलिया घाटा का इलाका है, जहां की हैदरी मंजिल, और आज उसको गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को वो हैदरी मंजिल का घर अंधेरे में था, उसके भीतर महात्मा गांधी बैठे थे। ये कहकर बैठे थे कि दरअसल सिर्फ पॉलिटिकल स्वतंत्रता मिली है, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस देश की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक वो नहीं बदल में आएगा जश्न मनाने का मौका नहीं है। दिल्ली से कोलकाता तक की यात्रा हवाई यात्रा के जरिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे और हेलीकॉप्टर से जब उन्होंने 2 चक्कर लगाए, उसमें भी जो पेट्रोल खर्च हो गया होगा, यकीन जानिए कोलकाता में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी साल भर की कमाई भी इससे कम की होगी। ये ऐसा शहर है, खुले आसमान तले पीढ़ियां गुजर गई, बच्चे पैदा हुए, उनका निधन हो गया, मर गए, फिर नई पीढ़ी आई, और ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे कोलकाता शहर को लेकर। राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति भवन में रहने के वक्त भी उन्हें कोलकाता शहर याद आता था। यह सोचकर आता था कि कैसे फटहाली के दौर में पटरियों पर सोने वाले रिक्शा चालक जो कि अपने हाथ से रिक्शा खींचते हैं, उनको वो याद कर लेते थे और कहते थे, मैं चादर दर चादर क्यों बदलता चले जाऊं, चाहे वो खद्दर की चादर ही क्यों ना हो। हमने देखा है क्योंकि वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे। उन्होंने कोलकाता शहर को देखा था। कोलकाता शहर को देखने वाला शख्स जब आसोल परिवर्तन का जिक्र कर रहा है तो शायद उसको इस पूरे देश का मिजाज देखना होगा, क्योंकि वह किसी एक पार्टी का नेता नहीं है बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री है। हमें लगता है कि महात्मा गांधी ने जिन बातों को समझा था कोलकाता में रहकर समझा था। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा वहां पर बागी छात्र आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा आजादी के बाद दंगों को भोगने वाला शहर भी वही है।
जिसने भूखमरी भी देखी है, जिसने सूखे के दौर में 2 जून की रोटी तो दूर की बात है, अनाज का एक टुकड़ा मिल जाए यह भी कोलकाता नहीं देखा है और बंगाल नहीं देखा है। हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए लोगों को भी इस बंगाल ने देखा और लोगों को देखा है। लेकिन जब तक आपकी रूह उससे नहीं जुड़ेगी तब तक स्थितियों में परिवर्तन नहीं आएगा। और सिटी ऑफ जॉय कहते हुए आप सिटी फॉर फ्यूचर कहेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। इस शहर को लेकर तो अलग अलग किदवंतियां हैं। चर्चिल भी यहां आए थे और चर्चिल जब पहुंचे अपनी मां के पास वापस लंदन तो उन्होंने कहा कि यह एक अजीम शहर है। रात की ठंडी हवा और सुरमई धुंध यह लंदन जैसा दिखाई देता है। 1863 का एक ब्रिटिश का रिपोर्टर है सर ट्रेवलियन, उनकी एक किताब है, उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि कोलकाता से ज्यादा उदासीन बस्ती दुनिया की चारों दिशाओं में नहीं है। देखिए नजरिया, देखिए हर किसी का अपना अपना नजरिया है। रॉबर्ट क्लाइव कायनात की सबसे बुरी बस्ती के तौर पर उन्होंने कलकत्ता को करार दिया था। तो विलियम हंटर तो कहते थे अपनी मंगेतर को, जब उन्होंने मोहब्बत नामा अपने लफ्जों में कलकत्ता का जिक्र उन्होंने यह कहा था कि तसव्वुर करो उन तमाम चीजों का जो फितरत में सबसे शानदार है और उसके साथ साथ उन तमाम अनासीर जो तामीर के फन में सबसे ज्यादा हसीन होते हैं। जैसे ही याद करोगी तुम्हें कलकत्ता शहर की रूह का एहसास हो जाएगा। यह शहर क्या है। गालिब को तो कोलकाता से इश्क हो चला था, पेंशन की लड़ाई लड़ने पहुंचते थे लेकिन उन्हें इश्क हो चुका। हर किसी का अपना नजरिया रहा है, लेकिन आज हमें लगता है जिक्र इस बात के करने की जरूरत है कि इस कोलकाता की राजनीतिक यात्रा को समझिए, क्योंकि 1967 में इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 14 राजनीतिक दलों की जब सरकार बनी थी तब उनकी रैली हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब चक्कर लगा रहे थे हेलीकॉप्टर से इस परेड ग्राउंड का, ब्रिगेड परेड ग्राउंड का, और नीचे जब उन्होंने अथाह भीड़ देखी तो उन्हें लग रहा होगा शायद सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई। क्योंकि 1 दशक हुआ है, 10 साल ममता बनर्जी के टीएमसी को हुए हैं मां माटी मानुष का नारा लगाते हुए। लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने भी 2 दशक से ज्यादा की सत्ता भोगी है, वामपंथियों ने 3 दशक से ज्यादा सत्ता भोगी है और अब बीजेपी दस्तक देना चाहती है आसोल परिवर्तन के नारे के साथ। हमें लगता है इस आसोल परिवर्तन को सारे देश में क्यों लागू करने की जरूरत है, हम इस पर आए उससे पहले एक वाकया 1967 का याद करने की जरूरत है। क्योंकि इस मैदान में जब 14 राजनीतिक दलों की सत्ता बनी 1967 में, तब यहां जो रैली हुई उसमें किसानों का जिक्र था, उसमें मजदूरों का जिक्र था। उस दौर के भाषण का एक हिस्सा बताते हैं कि किसानों की बदहाली को कैसे दूर करना है, मजदूरों के हक को कैसे देना है, तालीम में सुधार कैसे लाना है, जिनके पास जमीन नहीं और जो मजदूर है उनकी रोटी के सवालों को दूर कैसे करना, ये सवाल चल रहे थे। और तो और उसी रैली में ऐलान किया गया था कि अब किसी भी मंत्री की हिफाजत के लिए कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री ने अपनी तनख्वाह 1150 रुपए 1967 कम कर दिया था, कहा था हम 700 रुपए लेंगे। मंत्रियों की तनख्वाह उस समय 900 रुपए होती थी, उसको कम कर दिया गया और 500 रुपए कर दिया गया। आज कल्पना भी की जा सकती है कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी अपनी तनख्वाह को कम कर देगा। यहां तो संसद में डंका पीटा जाता है कि महंगाई है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ रहती है, हमें और पैसा दे दीजिए। देश की स्थिति कुछ भी होती चली जाए लेकिन इन्हें पैसा चाहिए। और इनकी सुविधाओं की स्थिति को जब आप एक साथ मिलाते हैं, तमाम सुविधाओं के साथ वेतन को मिलाते हैं, तो पता चलता है कि 10 लाख रुपए के लगभग में इनको मार्केट प्राइस के हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन कीजिएगा क्या। उस समय हमें याद है वहां की दीवारों पर, शहर की दीवार पर इनकलाबी नारे लिखे जाते थे, जिसका जिक्र 1967 के इलेक्शन में खुले तौर पर किया गया था, जो परिवर्तन का साल था। उसमें कहा गया था कि बंगाल के बेटों, नींद से जागो और दहाड़ो शेर की तरह। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आसोल परिवर्तन का जिक्र किया है, उस संयोग से मंच पर आज मिथुन भी मौजूद थे, मिथुन चक्रवर्ती। उनकी पहली फिल्म मृग्या थी। मृग्या फिल्म में वो एक आदिवासी, मृणाल सेन की ये फिल्म थी, और वो किस रूप में एक्सप्लॉयटेशन था उस दौर में, किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत किस रूप में थी, और एक आदिवासी के संघर्ष की कहानी उस फिल्म के जरिए आई थी। और मिथुन चक्रवर्ती की वो पहली फिल्म थी और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आज वो अभी मंच पर थे और जिक्र हो रहा था
आसोल परिवर्तन का। लेकिन जरा इस आसोल परिवर्तन के भीतर आज झांकने की कोशिश कीजिए। युवाओं को रोजगार देने का जिक्र इस आसोल परिवर्तन का पहला शब्द था, ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में बीते 43 बरस में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट ऊपर चली गई है और दुनिया के मानचित्र पर बेरोजगारी की दृष्टि से भारत शायद कंबोडिया या सहारा एशिया देशों के बाद पहले नंबर पर है, नीचे से। यह स्थिति बेरोजगारी की है, लेकिन आसोल परिवर्तन में जिक्र बंगाल के युवाओं को लेकर हो रहा था। आप कहेंगे यह तो सिर्फ भाषण था। सवाल यह नहीं है भाषण था किसी नेता का भाषण था, यह देश के प्रधानमंत्री का भाषण था। तैयारी देश के प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर की गई थी। लोगों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था, ना कि किसी बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का था। यह समझना होगा। कोलकाता ने जिया है उस दौर को, कोलकाता ने महसूस किया है। पूरे देश में जब दंगों की आग लगी हुई थी, महात्मा गांधी थे जो जख्मों पर अपने लिहाज से मलहम लगाते थे, बातों से लगाते थे, सरोकारों से लगाते थे। यह स्थिति खत्म हो गई। चरखा काटते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आपने तस्वीर देखी, लेकिन मलहम लगाने की परिस्थितियों में आपको बार बार महात्मा गांधी ही याद आएंगे। मजदूरों का पलायन रोकेंगे, आज इस बात का जिक्र आसोल परिवर्तन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रवासी मजदूरों की तादाद इस देश में कितनी बड़ी है, इसको बीते साल ही पूरे देश ने महसूस किया। और बंगाल के मजदूर, कहा जाता है कि बिहार और झारखंड से मजदूर पहुंचते हैं बंगाल, और बंगाल के मजदूर वहां से निकलकर धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए देश के किसी भी हिस्से में आपको बंगाली जरूर मिल जाएंगे। तीसरा जिक्र था कि निवेश बढ़ाएंगे। इस देश के भीतर में किस राज्य में कितना निवेश आया है, वह बीजेपी शासित ही राज्य को ले लीजिए या किसी भी शासित राज्य को ले लीजिए, उस राज्य के निवेश की तुलना में जब आप पश्चिम बंगाल को खड़ा करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सवाल ये आएंगे कि इस देश में राज्यों के औसत को जब आप निकालते हैं तो बंगाल उस औसत के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। बाकी दर्जनों राज्य ऐसे हैं जो देश के औसत के नीचे हैं। तो फिर इसके मतलब क्या है? चौथा जिक्र था 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बंगाल की पहचान वहां के एजुकेशन के साथ थी। और इस बात का जिक्र होता था कि जो देश कल सोचेगा, जो बंगाल आज सोचता है उसे देश कल सोचेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह वहां का इंटेलेक्चुअलिज्म था। लेकिन यूनिवर्सिटीज को लेकर मौजूदा वक्त में बंगाल के भीतर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही होगी, वहां का बजट भी इस दौर में कम कर दिया गया। रिसर्च के लिए पैसा नहीं है, लेबोरेटरी खत्म हो चली है, बच्चों के पास किताब नहीं, प्रोडिकल्स नहीं, कुछ भी नहीं बच पा रहे हैं। लेकिन हम 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सड़कों का जिक्र करते हुए कर रहे हैं? और उन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर क्रिएट किया जाता है। और किसान अपने 2 जून की रोटी और एमएसपी का जिक्र करते हुए आज जब उन सड़कों पर बैठा हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मानव संसाधन होते हैं। सरकार क्या समझ पाई इसे? लेकिन इस आसोल परिवर्तन के भीतर इन बातों का भी जिक्र था कि हर क्षेत्र, हर वर्ग के विकास में बराबरी की भागीदारी मिलेगी। और पहली बार जिन 2 दोस्तों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ होते रहा, आज उन्होंने उन सबको अपना दोस्त बनाने का ऐलान कर दिया जिनको उनकी योजनाओं का जिक्र किया गया है। चाहे वह जनधन योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर देने की योजना हो, हर योजना को मिले गए लोगों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। ये जानते समझते हुए कि महात्मा गांधी अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि राजनीतिक सत्ता के पैकेज पर इस देश को ना टिकाया जाए। पार्लियामेंट के भीतर राजनीतिक सत्ता जिसके पास होगी, वह जिन बातों का ऐलान होगा उसकी तरफ टुकुर टुकुर देश ये ना देखे, बल्कि ये देश स्वदेशी के साथ आत्मनिर्भरता को अपने तरीके से डेवलप कर सके। और राजनीतिक सत्ता क्या इसे करेगी, यह भी सवाल था। ये सारे सवाल आसोल परिवर्तन के भीतर गायब हो जाते हैं, क्योंकि आसोल परिवर्तन के जिक्र में इस बात का जिक्र था कि गरीब से गरीब को पूरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय ही कम नहीं हुई है, इस दौर में गरीबों की संख्या बढ़ गई और अरबपति लगभग 40% बढ़ गए। लेकिन जिक्र गरीब का हो रहा है, आसोल परिवर्तन का जिक्र हो रहा है और कोलकाता के भीतर जिक्र हो रहा है। उस कोलकाता के भीतर जिसने इस देश में विभाजन के दौर की त्रासदी से लेकर सूखा को भी देखा है और अंग्रेजी हुकूमत के शोषण को भी देखा है और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में वो बार बार लहराया भी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं इस तर्ज पर कि वह
जनता में खुद को मान लेते हैं और उसके बाद उनके भाषण के जो तेवर होते हैं वो तेवर वाकई जबरदस्त होते हैं, कतई इनकार नहीं है। क्योंकि 2014 में इस पूरे देश ने देखा है, प्रधानमंत्री ने जो भी उंगलियां जिस पर भी उठाई, जिस सिस्टम को लेकर उठाई, वो सारी उंगलियां उठानी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं आया। चाहे वो करप्शन की स्थिति हो, चाहे ब्लैक मनी की स्थिति हो, चाहे महंगाई की स्थिति हो। लेकिन सत्ता में आने के बाद, वह भी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस दिशा से आंखें बंद करके आप एक नई दिशा में जब चले जाते हैं और उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं कि किसी भी राज्य की राजनीतिक सत्ता को लेकर वहां की जनता में कोई प्रेम नहीं होता है। क्योंकि राजनीतिक सत्ता के सरोकार वाकई अपने कार्यकर्ताओं से होते हैं, अपने कैडर से होते हैं और अपने वोट बैंक से होते हैं, और राजनीतिक में सत्ता बनी रहे इसके लिए उन तिकड़मों के साथ होते हैं। क्या बीजेपी इससे इनकार करेगी? ममता बनर्जी भी इनकार नहीं करेगी, वामपंथियों की सत्ता भी नहीं इनकार करेगी, कांग्रेसी भी इनकार नहीं करेंगे। ये सारे लोग सिर्फ अपनी सत्ता को किस तरीके से फलते फूलते हुए दिखलाए, इसी दिशा में चलते चले जाते हैं। इन्हीं बातों का जिक्र तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किया करते थे। तो क्या है इस देश के भीतर में जिसको ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा, वह आक्रोश के साथ जनता में जोश पैदा कर सकता है? कर सकता है। लेकिन आपके ऊपर बैगेज आ गया अब इस देश को संभालने का, फिर भी आप कर सकते हैं। यह हुनर शायद किसी के पास ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास है यह हुनर। देश को आसोल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि इस आसोल परिवर्तन के भीतर में इस देश की चारों दिशाओं में एक बराबर परिस्थितियों को डेवलप करना है, जिसका नाम उन्होंने उन्नयन सत्ता दिया। उन्नयन सत्ता तो इस देश की जरूरत हर राज्य को है, भारत को है, हिंदुस्तान को है। वाकई कोलकाता की कहानी हिंदुस्तान की कहानी इसीलिए है क्योंकि बार बार हिंदुस्तान कैसे राजनीतिक सत्ताओं से ठगा गया है उसको भी आज महसूस किया जा सकता है। जिन जिन मुद्दों का जिस जिस तरीके से जिक्र किया गया, कंगाल परिस्थितियों में आपको चकाचौंध के सपने दिखाए गए। इस देश के किसी राज्य को लेकर क्या कोई दावा किया जा सकता है बीजेपी के जरिए जो उनकी अपनी सत्ता है, कांग्रेस के जरिए जहां पर उनकी सत्ता है, वामपंथियों के जरिए जहां पर उनकी सत्ता है? राजनीतिक प्रयोग हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन नए तौर पर वो ज्यादा क्रूर होकर आया है सामने। इसीलिए आसोल परिवर्तन पूरे देश को चाहिए, घुसपैठ नहीं चाहिए। कौन कहता है घुसपैठ चाहिए? कौन नहीं कहता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारी दिशाओं में उन्नयन सत्ता होनी चाहिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा किसको खराब लगता है? लेकिन इस नारे को लागू कराने की दिशा में जब देश के प्रधानमंत्री नहीं सफल हो पा रहे हो और तमाम जगहों से आवाज उठकर आती हो और चुनाव के वक्त ये नारे में तब्दील हो जाता हो, तो मतलब क्या है कि लोग क्या ठगे जा रहे हैं? यह स्थिति कमोवेश है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि ममता बनर्जी का कैडर, ममता बनर्जी का सिंडिकेट, ममता बनर्जी का कमीशन लेना, ममता बनर्जी की सत्ता के ऊपर जो आरोप लगे, लेकिन इसके पैरेलल में दूसरा हिसाब है जो ममता बनर्जी के साथ थे, जो करप्ट थे, भ्रष्ट थे, जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, वही उठ के बीजेपी में आ गए। कहां इनकार है इससे? तो ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड के भीतर भाषण देना और जोश के साथ भाषण देने का मतलब क्या है? हमको लगता है दोबारा उस परिस्थिति में लौट जाइए जहां बंगाल एक रोशनी इसलिए दिखाएगा, और बार बार इस बात का जिक्र होता है क्योंकि बंगाल ने गद्दी संभालनी नहीं सीखी, बंगाल ने देश को परिवर्तन का मंत्र देना सीखा है। और भ्रष्टाचार की राजनीति इस देश में जब दामन का हिस्सा बन चुकी हो, सियासत जो है अपने तौर पर इतनी मैली हो चली हो कि करप्शन को भी वह साफगोई के साथ देखती हो, तो फिर एक बार कोलकाता की गलियों में घूमिए। कोलकाता की गलियों में आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर दिखाई देगा, आपको वहां पर नवाबों की हवेली दिखाई देगी, आपको वहां पर भीड़ दिखाई देगी, लेकिन वहां पर एक शालीनता के साथ खामोशी हमेशा दिखाई देगी, जो एक स्थिरता रहती है। कोई तनाव दिखाई नहीं देगा जो दिल्ली में है, जो बंबई में है, जो हैदराबाद में है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसकी रूह को वाकई आप महसूस कर सकते हैं। इस रूह को महसूस किए बिना दिल्ली से हवाई उड़ान भरकर कोलकाता के हवाई अड्डे पर पहुंचना और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चक्कर लगाकर घूमते हुए चले जाना और इस बात का जिक्र करना खुले तौर पर कि चारों दिशाएं, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे
पश्चिम हो या जंगल महल का इलाका क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर पश्चिमांचल से लेकर जंगल महल तक के इलाके में प्रधानमंत्री ने एक क्षण के लिए भी सोचा आज भी जंगल महल के इलाकों में पत्ते बटोर कर जिंदगी चलती है? क्या इस बात का जिक्र होगा कि सिर्फ ये जंगल महल के इलाके में होता है या यह स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में भी है? इस बात का जिक्र किया गया तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के घर नल से पानी नहीं आता है। ये आप कोलकाता के शहर में भाषण देते हुए कह सकते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा 38 करोड़ ऐसे हैं जहां पर नल से पानी जो नहीं पहुंच पाता है। जहां पर इस देश की तादाद इतनी है, इस देश के भीतर में दूषित पानी आज भी ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाया और सबसे ज्यादा मौत WHO की रिपोर्ट कहती है दूषित पानी पीने से ही होता है, पर्यावरण के बिगड़े हुए तत्वों से ही हो रहा है। और उसको फैलाने में योगदान किसका है आज ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत यही जरूर है कि कोलकाता की कहानी दरअसल हिंदुस्तान की कहानी है। और इस हिंदुस्तान की कहानी में कोलकाता के एक भाषण को मत आकिएगा। इन परिस्थितियों को कोलकाता को समझना है और कोलकाता में किसी से बात कीजिए तो वह गुस्से में कहता है, हमने तो टेलीफोन से ही बात की है, कहता है ना ममता चाहिए ना मोदी चाहिए। वामपंथियों को पहले नकार चुके हैं, कांग्रेसी की सत्ता देख चुके हैं, लेकिन नया गढ़ने की ताकत अभी बंगाल में पैदा हुई नहीं है। इसीलिए बहलाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो इंतजार कीजिए चुनाव परिणाम का जो वाकई 2 मई को आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।